हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास का एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने एंटायर फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी कि ऐसे फंक्शन जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल हो उन्हें हम एंटायर फंक्शन कहते हैं। उसके बाद हमने एक नेट का क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब एंटायर फंक्शन, अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें एंटायर फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, कि एंटायर फंक्शन की अगर प्रॉपर्टी के अंदर बात की जाए तो सबसे पहले जो यहाँ हमारे पास एक थ्योरम आएगी, थ्योरम कहें या एंटायर फंक्शन से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी कहें, वो है लाइवोल्स थ्योरम। थ्योरम है लाइवोल्स थ्योरम। जो लाइवोल्स थ्योरम का कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं पेपर में कई बार। तो अगर बात की जाए इस थ्योरम की, तो ये थ्योरम क्या कह रही है, अगर किसी को स्टेटमेंट ध्यान में हो एमएससी वाली, हाँ जी बताओ अगर किसी को याद हो। एमएससी में रट्टे तो मारे होंगे ना प्रूफ के, कि ये लाइवोल्स थ्योरम क्या कहती थी। देखो कि एवरी बाउंडेड एंटायर फंक्शन is constant। जो ये हमारी थ्योरम है, ये एक एंटायर फंक्शन को कांस्टेंट बना देती है जब वो एंटायर फंक्शन क्या हो, बाउंडेड हो। दैट मीन अगर आपको ये दिया हुआ है f ऑफ z इज़ एंटायर फंक्शन, अगर आपको ये दिया हुआ है f ऑफ z इज़ एंटायर फंक्शन such that जो f ऑफ z है वो एक बाउंडेड फंक्शन है, f ऑफ z का मॉड लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C। कि फंक्शन एंटायर है और बाउंडेड है हर एक z से, जब हर एक z जब C से उठाओगे, देन f ऑफ z इज कांस्टेंट फंक्शन। देन जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। मतलब क्या हुआ, अगर आपको ये दिया हुआ है f ऑफ z इज़ एंटायर फंक्शन सच दैट f ऑफ z वो एक बाउंडेड फंक्शन है फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C, कि फंक्शन एंटायर है और बाउंडेड है हर एक z जब C से उठाओगे, देन हमारा जो फंक्शन होगा वो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। ये थ्योरम का रिजल्ट है। बट अगर इसको देखा जाए, ये डायरेक्टली हमारी हेल्प नहीं कर रहा। डायरेक्टली अगर इसको लगाए वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा, क्यों ना इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखा जाए। तो अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाए वो क्या होगा, अगर इस थ्योरम का कॉन्ट्रा पॉजिटिव बना लें तो वो क्या बनेगा। हाँ जी बताओ क्या बनेगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। देखो अ नॉन
constant entire function is अनबाउंडेड। ये बनेगा इसका कॉन्ट्रापोजिटिव। इसका कॉन्ट्रापोजिटिव ही हमें एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा जब हम फंक्शन को अनबाउंडेड प्रूव कर रहे हैं। और वो कैसे करना होता है कि अगर फंक्शन एंटायर हुआ नॉन कांस्टेंट हुआ तो वो फंक्शन पक्का अनबाउंडेड होगा। यानी कि आपके पास कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो एंटायर हो और नॉन कांस्टेंट हो फिर भी वो बाउंडेड बन जाए, हमेशा ही अनबाउंडेड होगा। जैसे साइन जेड उठाओ, कॉस जेड उठाओ, एक्सपोनेंशियल उठाओ, ये सारे के सारे नॉन कांस्टेंट थे। ये सारे के सारे हमारे कैसे थे? नॉन कांस्टेंट फंक्शन थे, एंटायर फंक्शन थे। अगर नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है तो वो अनबाउंडेड होंगे। कि लाइवोल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपको एंटायर फंक्शन दिया हुआ है, बाउंडेड दिया हुआ है, एंटायर फंक्शन दिया हुआ है, बाउंडेड दिया हुआ है, तो फंक्शन कांस्टेंट होगा। अगर नॉन कांस्टेंट है और एंटायर है तो फंक्शन हमारा अनबाउंडेड होगा। ये इस थ्योरम का रिजल्ट है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि लाइवोल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपको एंटायर फंक्शन दिया हुआ है, बाउंडेड दिया हुआ है, तो आपका फंक्शन कांस्टेंट होगा। अगर नॉन कांस्टेंट है, एंटायर है, तो फंक्शन आपका अनबाउंडेड होगा। ये हमारा इस थ्योरम का रिजल्ट है। जैसे पॉलिनोमियल उठा लो, जैसे हम एक पॉलिनोमियल उठा लें, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल उठा लें, साइन जेड, कोस जेड, एक्सपोनेंशियल उठा लें, ये सारे के सारे नॉन कांस्टेंट हैं, एंटायर हैं, तो अनबाउंडेड थे। स्टेटमेंट समझ आई सभी को लाइवोल्स थ्योरम की? अब इसी से रिलेटेड चलें तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। अगर वो कुछ इस तरीके से घुमा दे क्वेश्चंस को कि जैसे इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा वो ट्विस्ट कर दे, जैसे f of z is entire function such that modulus of f of z is greater than or equal to m for all z belongs to C and m belongs to R positive। कि क्वेश्चन को ऐसे घुमा दिया गया कि फंक्शन आपका एंटायर है और ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, देन फर्स्ट ऑप्शन है f of z is non constant polynomial। f of z is non constant polynomial। सेकंड ऑप्शन है f of z is
1 फंक्शन। थर्ड ऑप्शन है f ऑफ z इज़ कांस्टेंट फंक्शन। फोर्थ ऑप्शन है आपका f ऑफ z इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ जी, बताओ तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? हाँ जी, बताओ कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? देखो करना कैसे है इस क्वेश्चन को। फंक्शन कैसा है? एंटायर है, और फंक्शन का जो मॉडुलस है वो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू m दिया है। ये बात दी गई है हमें, और m जो है वो r पॉजिटिव से उठाया हुआ है। तो हमें तो ये पता है कि फंक्शन अगर एंटायर हो, बाउंडेड हो, तो कांस्टेंट होता है। बट यहाँ पे तो कंडीशन रिवर्स करके लिखी हुई है। तो क्यों ना हम लाइबल्स थ्योरम कुछ चेंज करके बना लें यहाँ, कि अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ दोनों साइड तो क्या बनेगा? 1/f ऑफ z करूँ तो 1/f ऑफ z हमारा लेस देन इक्वल टू 1/m होगा। फॉर ऑल z ये बनेगा। अब इतना पता चल गया कि अगर मैं इस फंक्शन को ट्रीट करें 1/f ऑफ z को, तो ये एक बाउंडेड फंक्शन है। ये एक बाउंडेड फंक्शन है हमारा। लाइबल्स थ्योरम लगानी है तो इसका क्या होना पड़ेगा? एंटायर होना पड़ेगा। अगर ये एंटायर हुआ तभी हम ये थ्योरम लगा सकते हैं ना इसके ऊपर। अब क्या ये एंटायर है 1/f ऑफ z? यस, ये एंटायर है। ये एंटायर तभी होगा जब डिनोमिनेटर मेरा क्या हो? नॉन ज़ीरो। डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो हो तभी बनेगा ना एंटायर। अब ये डिसाइड करो कि क्या इसका डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो बन सकता है? हाँ जी, बताओ क्या ये इसका डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो बन सकता है? नहीं बनेगा, क्योंकि जो f ऑफ z का जो मॉडुलस है वो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू m दिया हुआ है, और जो m है वो r पॉजिटिव यानी कि रियल पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल है। जो m है वो पॉजिटिव रियल है। तो फंक्शन का किसी भी z के लिए जो मॉडुलस ज़ीरो नहीं बन सकता, दैट मीन f ऑफ z कभी भी ज़ीरो नहीं बन सकता। अगर f ऑफ z कभी ज़ीरो नहीं बन सकता तो 1/f ऑफ z जो है वो हमेशा डिफाइन रहेगा। और अगर ये हमेशा डिफाइन है तो क्या 1/f ऑफ z ये एक एंटायर फंक्शन बन जाएगा? 1/f ऑफ z क्या है? ये एक एंटायर फंक्शन बन जाएगा।
एंटायर फंक्शन क्यों बनेगा? बिकॉज एफ ऑफ जेड क्या है? नॉट इक्वल टू 0। एंटायर है, बाउंडेड है, तो दैट मीन 1/f ऑफ जेड क्या होगा? ये एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो यहां से f ऑफ z क्या होगा? एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, से k प्राइम। आ गया ना हमारा थर्ड ऑप्शन ट्रू। f ऑफ z इज कांस्टेंट फंक्शन। समझ आया कि ये क्या कह रहा है? जो फंक्शन की रेंज है, वो रेंज जो है वो जो m वाली डिस्क है, जो m वाली डिस्क है, इससे बाहर उठा रहे हो। ये कह रहा है कि आपके पास ये लिखा है कि f ऑफ z का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये कह रहा है कि जो रेंज के एलिमेंट होंगे उनका जो मॉडुलस है वो m से कि जो रेंज के एलिमेंट होंगे उनका जो मॉडुलस है वो m से बढ़ रहा है। ज़रूरी तो नहीं है ना हमेशा वेरी करता रहे। जैसे मैं m को 5 उठा लूँ और f ऑफ z मैंने 6 उठा लूँ, कांस्टेंट फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू 6 उठा लूँ, कांस्टेंट फंक्शन। क्या अब ये इस कंडीशन को होल्ड नहीं करवा रहा हमेशा के लिए फॉर ऑल z? क्या हर एक z के लिए इस कंडीशन को होल्ड करवाएगा ना? वही तो हम कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई बात हुई f ऑफ z का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो वो पक्का एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। अगर नॉन कांस्टेंट फंक्शन उठाओगे तो वो इस कंडीशन को होल्ड नहीं करवाएगा, f ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, अगर आप कोई भी नॉन कांस्टेंट फंक्शन उठाओगे तो वो इस कंडीशन को होल्ड नहीं करवा सकता। हाँ जी, बताओ, इतना समझ आया सबको? अब इसके बाद एक और इससे भी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है, दैट इज पिकार्ड्स थ्योरम। मतलब लाइवोल्स थ्योरम का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ बाउंडेड के लिए बात कर रहा है। इस थ्योरम के बाद एक और जो इससे भी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है, दैट इज पिकार्ड्स थ्योरम। वो पढ़ेंगे तो वहां से और क्लैरिटी आएगी इस कंसेप्ट की। सेकंड जो कंसेप्ट है हमारा, सेकंड जो थ्योरम है वो है पिकार्ड्स थ्योरम। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, दैट इज पिकार्ड्स थ्योरम। पिकार्ड्स थ्योरम है क्या? कि
range of known constant entire function is C or C except single point से Z0। पिकार्ड्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन हुआ तो उसकी जो रेंज होगी वो रेंज या तो पूरा का पूरा प्लेन होगी या फिर या तो पूरे का पूरा प्लेन होगी या फिर प्लेन के एक सिंगल पॉइंट छोड़ा जाएगा उसमें। कि किसी भी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन की अगर रेंज निकालोगे या तो वो प्लेन आ जाएगा, यानी कि या तो प्लेन आ जाएगा पूरा C या फिर प्लेन से एक सिंगल पॉइंट जाएगा C एक्सेप्ट से सिंगल पॉइंट से Z0। कि जैसे हमने साइन Z कोस Z देखा, वो एंटायर थे, नॉन कांस्टेंट थे और उनकी रेंज पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आ रही थी। एक्सपोनेंशियल देखा, एक्सपोनेंशियल एंटायर है, नॉन कांस्टेंट है, रेंज क्या आई थी उसकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्या आई थी, C एक्सेप्ट 0। सो दैट मीन जो मर्जी आप नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन उठा लो उसकी रेंज यही दो पॉसिबिलिटी है, C या C एक्सेप्ट सिंगल पॉइंट से Z0, उसकी रेंज की यही दो पॉसिबिलिटी होंगी। अब इस बात को हम कैसे यूज करेंगे, इसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव की हेल्प से। वो कैसे कि अगर कोई एंटायर फंक्शन हुआ, कोई भी एंटायर फंक्शन हुआ जिसकी रेंज ये नहीं है, जिसकी रेंज ये नहीं है दोनों में से, तो फंक्शन होगा ही क्या, एक कांस्टेंट फंक्शन। सो दैट मीन जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनेगा वो क्या है, देखो जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनेगा वो क्या है, इफ एन entire function omits more than one point from its range, then f of z is constant. If an entire function omits more than one point from its range, then f of z is constant। कि अगर कोई एंटायर फंक्शन है, कि अगर कोई एंटायर फंक्शन है जिसमें अपनी रेंज से एक से ज़्यादा पॉइंट ओमिट कर दिए तो वो फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन ही होगा। कि ऐसा कोई भी नॉन कांस्टेंट फंक्शन नहीं होगा जो अपनी रेंज से एक से ज़्यादा पॉइंट ओमिट कर रहा हो। तो पहले ये बताओ कि स्टेटमेंट क्लियर हुई। हाँ जी बताओ, पहले स्टेटमेंट क्लियर हुई सभी को कि अगर कोई एंटायर फंक्शन है जिसने अपनी रेंज से एक से ज़्यादा पॉइंट ओमिट कर दिए तो वो फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन ही होगा। ऐसा कोई भी नॉन कांस्टेंट फंक्शन नहीं होगा जो अपनी रेंज से एक से ज़्यादा पॉइंट ओमिट कर रहा हो। अब इस थ्योरम ने लाइवोल्स थ्योरम को भी कवर कर लिया। वो कैसे, अब देखो लाइवोल्स थ्योरम को ये कैसे कवर कर रही है कि लाइवोल्स थ्योरम ने हमने क्या देखा था कि
कि एफ एंटायर हो, एफ एंटायर हो, बाउंडेड हो, तो वो कांस्टेंट बन जाता है। लाइवोल्स थ्योरम में हमने यही देखा था कि अगर फंक्शन एफ एंटायर हो, बाउंडेड हो, तो वो कांस्टेंट बन जाता है। अब यही थ्योरम इसको कवर कर रही है। वो देखो ध्यान से, अगर फंक्शन एंटायर है, अगर फंक्शन एंटायर है, बाउंडेड है, अगर फंक्शन एंटायर है, बाउंडेड है, बाउंडेड होने का मतलब रेंज सेट बाउंडेड है, फंक्शन बाउंडेड होने का मतलब इसकी रेंज सेट बाउंडेड है। दैट मीन अगर यूवी प्लेन में हम फंक्शन की रेंज बनाए तो वो इस डिस्क के अंदर आएगी। एफ ऑफ जेड का मोड लेस देन इक्वल टू एम। अगर यूवी प्लेन में हम फंक्शन की रेंज बनाए तो वो इस डिस्क के अंदर आएगी। फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, इस डिस्क के अंदर आएगी, इस डिस्क के अंदर आ रही है कि फंक्शन की जो रेंज है वो इस डिस्क के अंदर है। डिस्क के बाहर वाला पोर्शन, डिस्क के बाहर वाला जो पोर्शन है इसकी रेंज में नहीं आएगा ना फंक्शन की। देखो मतलब क्या है कि यूवी प्लेन में हम फंक्शन की रेंज बनाए तो वो इस डिस्क के अंदर आ रही है कि फंक्शन की जो रेंज है वो इस डिस्क के अंदर है ना। डिस्क के बाहर वाला पोर्शन इस रेंज में नहीं आएगा ना। फंक्शन की ये जो फंक्शन के जो बाहर बैठे हैं, सारा ये फंक्शन की रेंज में नहीं है। ये बाहर वाला पोर्शन, ये सारा फंक्शन की रेंज में नहीं है। सारे कितने पॉइंट छोड़ दिए इसने रेंज से? इसने यहां से अनकाउंटेबल पॉइंट गए बाहर, तो फंक्शन को कांस्टेंट ही बन जाना है। बन गई ना बात। अब यहां लाइवल्स थ्योरम कवर हो गई ना। ये क्लियर हुआ ना लाइवल्स थ्योरम कैसे कवर किया इसने। अब दूसरी स्टेटमेंट लिखी थी वो भी देख लो। हमने लिखा था एफ ऑफ जेड का मॉडुलस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एम हुआ फॉर ऑल जेड। हमने लिखा था एफ ऑफ जेड का मॉडुलस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एम हुआ फॉर ऑल जेड, एम बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल, ये लिखा था। इसका मीनिंग अगर रेंज सेट बनाओगे फंक्शन का तो वो रेंज सेट इस डिस्क के बाहर बैठा है, तो वो रेंज सेट इस डिस्क के बाहर बैठा है सारा। ये है इसका मीनिंग। अगर फंक्शन का रेंज सेट बनाए वो इस डिस्क के बाहर होगा ना, तो फंक्शन ने अपनी रेंज से कितने पॉइंट ओमिट किए? अनकाउंटेबल पॉइंट। तो डिस्क गायब कर दी बीच से, तो फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन ही होना है। ऐसे फंक्शन
इस डिस्क से बाहर जो बैठे हैं वो एक कांस्टेंट फंक्शन ही होगा। हाँ जी बताओ, क्लियर है सभी को ये पॉइंट? अब एक स्टेटमेंट और दे रही हूं मैं यहां, देखो, इफ f of z is an entire function, if f of z is an entire function such that real part of f of z, real part of f of z is less than equal to 1 for all z, then क्या, अब ये बताओ, क्या यहाँ पे हम फंक्शन के कांस्टेंट होने के बारे में कह सकते हैं कुछ? क्या यहाँ पे हम फंक्शन के कांस्टेंट होने के बारे में कह सकते हैं कुछ? हाँ जी बताओ। कि f of z जो है, f of z जो है वो u प्लस आइटा v की फॉर्म का है। रियल पार्ट ऑफ f of z का मोड लेस देन इक्वल टू 1, दैट मीन u का मोड लेस देन इक्वल टू 1। तो दैट मीन हमें कंडीशन क्या दी है कि u का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू 1 है फॉर ऑल z। दैट मीन अगर फंक्शन का रेंज सेट बनाओगे, अगर फंक्शन का रेंज सेट बनाओगे यूवी प्लेन के अंदर, तो जो u है वो 1 और -1 के बीच में रहेगा। -1 और 1 के बीच में रहेगा। दैट मीन यहाँ पे -1 होगा और यहाँ पे 1 होगा। तो u ने इसी के बीच में रहना है, तो u ने इसी के बीच में रहना है। आपका u कुछ भी हो सकता है बट u, आपका v कुछ भी हो सकता है बट u इसी के बीच में रहेगा। u जो है वो आपका इसी के बीच में होगा। दैट मीन फंक्शन की जो रेंज है वो यही वाली स्ट्रिप होगी। यही वाली स्ट्रिप होगी ना। तो ये सारे पॉइंट इधर वाले, ये सारे पॉइंट इधर वाले, और इधर वाले, सारे पॉइंट इधर वाले और इधर वाले रेंज से बाहर गए। कितने पॉइंट बाहर गए? अनकाउंटेबल। दैट मीन फंक्शन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। सो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि जो पीछे रिजल्ट f ऑफ z के लिए कर रहे थे, अगर वो रियल पार्ट के ऊपर भी आ जाए या इमेजिनरी पार्ट के ऊपर भी आ जाए तब भी वैलिड रहेंगे। मतलब पीछे लिख के आए हैं कि फंक्शन एंटायर हो, उसका मॉडुलस बाउंडेड है, देन कांस्टेंट। अगर मॉडुलस की बजाय f ऑफ z की बजाय रियल पार्ट लिख दे या f ऑफ z इमेजिनरी पार्ट लिख दे
तब भी कांस्टेंट होगा, और जो ग्रेटर देन वाला किया था और वहाँ पे भी u और v आ जाए तब भी वैलिड होगा सारा काम। ठीक है, क्लियर है सभी को? इसी के ऊपर एग्जाम में नेट में एक क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर, उसको देखो एक बार। देखो नेट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं लिख रही हूँ। Let F map from C to C be an entire function. Suppose that F equal to u plus iota v, where u and v are the real and imaginary parts of F respectively, then F is constant if ऑप्शन देखो, ऑप्शन फर्स्ट है u x y such that z equal to x plus iota y belongs to C is bounded. Is bounded. सेकंड ऑप्शन है v x y such that z equal to x plus iota y belongs to C is bounded. थर्ड ऑप्शन देखो u x y plus v x y such that z equal to x plus iota y belongs to C is bounded. फोर्थ ऑप्शन देखो u square x y plus v square x y z equal to x plus iota y belongs to C is bounded. ये नेट का क्वेश्चन है। हाँ जी बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हाँ जी बताओ इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो पहला ऑप्शन देखो अनबाउंडेड हुआ नहीं। फर्स्ट ऑप्शन देखो u बाउंडेड हुआ, दैट मीन मॉडुलस ऑफ u। फर्स्ट ऑप्शन देखो u बाउंडेड हुआ, दैट मीन u का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू m, ये है। सो दैट मीन इस केस में जो रेंज होगी वो स्ट्रिप के अंदर रहेगी ना। इस केस में
जो रेंज होगी वो स्ट्रिप के अंदर रहेगी। जैसे हमने लास्ट में देखा था, अगर रेंज देखे एक स्ट्रिप के अंदर, अगर रेंज देखे एक स्ट्रिप के अंदर, तो इनफाइनाइट पॉइंट छोड़ेगी। तो फंक्शन क्या बनेगा? कांस्टेंट बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखो, v बाउंडेड हुआ, v अगर v लेस देन इक्वल टू m हुआ, अगर v लेस देन इक्वल टू m हुआ, तो क्या फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा? हाँ जी बताओ, क्या फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा? मतलब v बाउंडेड हुआ तो क्या फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा? तब भी हो जाएगा, क्योंकि इस केस में भी क्या होगा, जो रेंज होगी वो इस टाइप की स्ट्रिप में होगी। जो रेंज होगी वो इस टाइप की स्ट्रिप में होगी। अब भी तो बाहर क्या है? अब भी तो बाहर पॉइंट बैठे हैं। अब भी बाहर पॉइंट है। कितने पॉइंट हैं? दैट मीन अब भी अनकाउंटेबल पॉइंट छोटे हैं। तो फंक्शन क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। अब थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि u प्लस v बाउंडेड हुआ, तब क्या फंक्शन कांस्टेंट होगा? थर्ड ऑप्शन देखो, u प्लस v बाउंडेड हुआ, तब भी क्या फंक्शन कांस्टेंट होगा? दैट मीन u प्लस v का मॉडुलस किसी m से छोटा हुआ, तो क्या तब भी फंक्शन कांस्टेंट होगा? अगर इस केस में भी आप रेंज सेट बनाओगे, तो रेंज सेट आप जब इस केस में भी रेंज सेट बनाओगे, तो रेंज एक ऐसी, जो रेंज है वो एक ऐसी स्ट्रिप के अंदर आ जाएगी। मतलब ये दो लाइन बनेगी। तो अब भी फंक्शन क्या है? कांस्टेंट है। थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हुआ। अब फोर्थ ऑप्शन देखो, वहां पे है अगर u स्क्वायर v स्क्वायर बाउंडेड है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाउंडेड है, तो क्या फंक्शन कांस्टेंट होगा? फोर्थ ऑप्शन देखो, वहां पे क्या है, अगर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाउंडेड है, तो क्या फंक्शन कांस्टेंट होगा? दैट मीन फंक्शन की जो रेंज है वो इस डिस्क के अंदर दी हुई है। फंक्शन की जो रेंज है वो इस डिस्क के अंदर है। जो ये बाहर वाले पॉइंट है, मतलब जो बाहर वाला पार्ट गया सारा, तो इस केस में भी फंक्शन क्या होगा? एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। आप ऐसे भी देख सकते हो। फोर्थ ऑप्शन आप ऐसे भी देख सकते हो। कैसे? u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का मोड
लेस देन इक्वल टू 0 है तो u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ से क्या होगा, या तो u 0 होगा या v 0 होगा। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से भी तो आपका जो फंक्शन है वो कांस्टेंट ही आया। दैट मीन अब भी तो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो इसके क्या हुए, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। अब एक क्वेश्चन और लिख रही हूँ नेट का, वो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था इन्हीं पे बेस्ड नेट में। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, लेट एफ बी ए नॉन कांस्टेंट entire function and let E be the image of f, then ऑप्शन फर्स्ट है E is an open set। सेकंड ऑप्शन है E intersection Z such that Z का mod less than 1 is empty। थर्ड ऑप्शन है E intersection R is non empty। फोर्थ ऑप्शन है E is बाउंडेड सेट। ये भी एक नेट का क्वेश्चन है। हाँ जी बताओ, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो इसको डिस्कस करते हैं। फंक्शन जो है वो नॉन कांस्टेंट है, एंटायर है, तो दैट मीन फंक्शन की जो रेंज होगी वो या तो पूरा प्लेन होगी सी, या सी एक्सेप्ट सिंगलटन पॉइंट से z नॉट होगी। यहां से हमें क्या पता चला कि अगर आपका फंक्शन नॉन कांस्टेंट है, एंटायर है, दैट मीन फंक्शन की जो रेंज होगी वो या तो पूरा सी होगी, या सी एक्सेप्ट से सिंगलटन पॉइंट से z नोट होगी। यहां से ये बात नोट करने वाली है। लेट E बी द इमेज ऑफ f। इमेज ऑफ f का क्या मतलब हुआ, हाँ जी बताओ। इमेज ऑफ f का क्या मतलब हुआ, मतलब E जो है f की रेंज है, यानी कि E की जो पॉसिबिलिटी है वो ये दो सेट होंगे, C या C एक्सेप्ट सिंगलटन पॉइंट से z नॉट। f इमेज ऑफ f का क्या मतलब हुआ, E जो है f की रेंज है, यानी कि ये दो पॉसिबिलिटी है, यानी कि E की जो पॉसिबिलिटी है वो ये दो सेट होंगे। C या तो C या C एक्सेप्ट सिंगलटन पॉइंट से z नॉट होगा। अब हमसे ऑप्शन में क्या पूछता है, फर्स्ट ऑप्शन देखो, E इज एन ओपन सेट। क्या E ओपन होगा हमेशा? अगर C को देखें ये ओपन है, अगर रेंज
अगर रेंज ये हुई C एक्सेप्ट से सिंगलटन पॉइंट Z नॉट, तब भी ओपन है। दैट मीन पहला ऑप्शन सही है ना, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है कि जो रेंज सेट है वो एक ओपन सेट है। अगर इसकी जगह ये होता कि इज, अगर इस फर्स्ट ऑप्शन की जगह ये होता कि ई इज एन क्लोज सेट, तो क्या ये ट्रू होता? ये फिर गलत हो जाता फर्स्ट ऑप्शन। अगर रेंज ये होती ना C एक्सेप्ट सिंगलटन पॉइंट से Z नोट, तो क्लोज नहीं बनता। अब सेकंड ऑप्शन देखो, जो रेंज सेट है उसकी इंटरसेक्शन अगर यूनिट डिस्क के साथ की जाए तो वो एम्प्टी होगी। अगर जो रेंज सेट है हमारा उसकी इंटरसेक्शन अगर यूनिट डिस्क के साथ की जाए तो वो क्या एम्प्टी होगी? क्या ये सही है बात? हाँ जी बताओ। अगर रेंज की इंटरसेक्शन यूनिट डिस्क से, अगर रेंज की इंटरसेक्शन यूनिट डिस्क से एम्प्टी हो गई, दैट मीन रेंज से वो यूनिट डिस्क बाहर हो जाएगी। तो यूनिट डिस्क के अंदर अनकाउंटेबल पॉइंट है, दैट मीन रेंज से अनकाउंटेबल पॉइंट बाहर चले गए, तो वो तो ट्रू नहीं है ना। नॉन कांस्टेंट के लिए तो सेकंड ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन देखो, E इंटरसेक्शन रियल इज नॉन एम्प्टी, ये सही है कि अगर रेंज की इंटरसेक्शन रियल के साथ करोगे तो वो पक्का नॉन एम्प्टी आएगी, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन देखो, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है E इज बाउंडेड सेट, ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब आगे फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी के बाद थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, वो क्या है? देखो, एन एंटायर फंक्शन मैप बाउंडेड सेट टू बाउंडेड सेट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि कोई भी एंटायर फंक्शन हुआ वो बाउंडेड सेट को बाउंडेड सेट पे ही मैप करेगा। बात की जाए एंटायर फंक्शन की, तो एंटायर दो टाइप के होंगे, या तो कांस्टेंट होगा या नॉन कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट के लिए देखें, कांस्टेंट के लिए भी बात ट्रू होगी कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन हुआ उसने बाउंडेड सेट को बाउंडेड सेट पे ही मैप करना है, क्योंकि रेंज सिंगलटन आ जाएगी। और इसके अलावा अगर कोई नॉन कांस्टेंट फंक्शन भी हुआ जो कि एंटायर है, तो वो बाउंडेड सेट को बाउंडेड सेट पे ही मैप करेगा। मतलब ये प्रॉपर्टी है एंटायर फंक्शन के लिए कि डोमेन से अगर कोई बाउंडेड सेट उठाओगे, कि प्रॉपर्टी, मतलब ये प्रॉपर्टी है एंटायर फंक्शन के लिए कि डोमेन से अगर कोई बाउंडेड सेट उठाओगे तो उसका रेंज सेट, तो उसका जो रेंज सेट आएगा वो भी एक बाउंडेड सेट ही आएगा। क्लियर है सभी को? हाँ जी बताओ, ये प्रॉपर्टी क्लियर है? अब बात की जाए इसके ऊपर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। अगर इस प्रॉपर्टी को और अच्छे से देखें कि चलो डायरेक्ट अगर बात कर ली डोमेन से कोडोमेन, अगर कोडोमेन से डोमेन में आए, अगर कोडोमेन से डोमेन में आए, यानी कि फंक्शन की डोमेन है ये और इधर है कोडोमेन,
अगर मैं कोडोमेन से कोई बाउंडेड सेट पकड़ूं, कोडोमेन से कोई बाउंडेड सेट उठाऊं और उसकी प्री इमेज का सेट निकालूं, प्री इमेज का जो सेट होगा, प्री इमेज का जो सेट है अगर वो निकाला जाए तो क्या वो बाउंडेड आएगा? यानी कि इफ f from C to C entire consider U subset of C bounded set, then हमें इसके बारे में कमेंट करना है। इनवर्स इमेज ऑफ U, कि इनवर्स इमेज का सेट, जो इनवर्स इमेज का सेट होगा, इनवर्स इमेज का जो सेट आएगा क्या वो बाउंडेड होगा? इसके बारे में चेक करना है हमें कि चलो ठीक है, डायरेक्ट तो सही है, इधर से बाउंडेड सेट उठाया, इधर आ जाएगा। अगर बात की जाए इधर से कोई बाउंडेड सेट उठाया, इधर से कोई बाउंडेड सेट उठाया तो क्या उसकी प्री इमेज का जो सेट होगा वो बाउंडेड होगा? प्री इमेज का जो सेट होगा क्या वो बाउंडेड होगा? अगर वो बात डिसाइड करे, यहां से ध्यान से देखो, बात की जाए फंक्शन की, दो पॉसिबिलिटी होगी एंटायर के लिए, एक कांस्टेंट और एक नॉन कांस्टेंट। अगर फंक्शन कांस्टेंट हुआ तो क्या ये बात ट्रू होगी कि बाउंडेड के प्री इमेज बाउंडेड सेट आए, बाउंडेड की प्री इमेज बाउंडेड सेट आए? देखो, अगर फंक्शन कांस्टेंट हुआ f ऑफ z इक्वल टू 1, अगर फंक्शन कांस्टेंट हुआ, फंक्शन की डोमेन क्या होगी? हाँ जी बताओ, फंक्शन की डोमेन क्या होगी? पूरा प्लेन। रेंज क्या होगी? सिंगलटन पॉइंट। कोई पॉइंट मान लो से z0, यहां 1 लिया है तो आप 1 मान लो। तो हम क्या कर रहे हैं? 1 की प्री इमेज का सेट निकाला, 1 की प्री इमेज का सेट निकाला। कांस्टेंट के केस में ये प्री इमेज का सेट क्या आएगा? क्या आएगा? 1 की प्री इमेज का सेट निकाले कांस्टेंट के केस में तो वो क्या आएगा? पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आ जाएगा, जो कि क्या है? अनबाउंडेड है। दैट मीन अगर कोई कांस्टेंट एंटायर फंक्शन हुआ तो वो बाउंडेड सेट की प्री इमेज को अनबाउंडेड पे लेके जाएगा। दैट मीन अगर कोई कांस्टेंट एंटायर फंक्शन हुआ
तो वो बाउंडेड सेट की प्री इमेज को अनबाउंडेड सेट पे लेके जाएगा। इतना समझ आया सभी को? कांस्टेंट वाला केस क्लियर है सभी को? सेकंड बात करें, चलो ठीक है, कांस्टेंट के लिए तो हमने बात कर ली। अभी और पॉसिबिलिटी क्या है नॉन कांस्टेंट फंक्शन के लिए, कि अगर कोई फंक्शन नॉन कांस्टेंट फंक्शन हुआ, अगर फंक्शन नॉन कांस्टेंट फंक्शन हुआ तो उस केस में बात क्या होगी? अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि मैंने नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन उठाया से f ऑफ z इक्वल टू ई टू की पावर z, और ये फंक्शन हमने देखा था कि c से लेकर c एक्सेप्ट 0 तक जाएगा, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें 1 की प्री इमेज दोबारा से निकाल रही हूँ। वन की प्री इमेज दोबारा से निकाल रही हूं। वन की प्री इमेज का सेट निकाल रही हूं, तो अगर देखा जाए वन की प्री इमेज निकाले तो हमें वन की प्री इमेज में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। वन की जो प्री इमेज होगी वो 0 होगी। क्या इसके अलावा और कोई पॉइंट होगा वन की प्री इमेज में? क्या वन की प्री इमेज में और कोई पॉइंट होगा 0 के अलावा? सोचो। जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन किए थे हमने, उस लेक्चर का काम है ये। आपने देखा था कि जो EZ फंक्शन है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। अगर पीरियोडिक है तो ये वैल्यू रिपीट भी करेगा बाद में किसी पॉइंट के ऊपर। अगर 0 के ऊपर 1 ले रहा है तो और कौन सा पॉइंट होगा जिसके ऊपर वैल्यू 1 आएगी? इसका पीरियोडिक कितना था? 2n पाई आइटा। अगर E0 1 है तो E0 प्लस 2 पाई आइटा भी 1 होगा, और E रेज टू की पावर 0 प्लस 4 पाई आइटा भी 1 होगा। E जनरल लिखूं मैं अगर, E2n पाई आइटा भी 1 होगा। याद करो, जब जनरल लॉग निकाला था हमने, जब हमने जनरल लॉग 1 निकाला था तो क्या आया था? 2n पाई आइटा आया था। अगर इसको z लो तो EZ1 कब होगा? जब z 2n पाई आइटा होगा। EZ1 कब होगा? जब z 2n पाई आइटा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 की प्री इमेज में देखो तो अगर आप 1 की प्री इमेज देखो तो 2 पाई आइटा ऊपर बैठा है, नीचे -2 पाई आइटा बैठा है, इसके अलावा 4 पाई आइटा, -4 पाई आइटा, सारे पॉइंट बैठे हैं 1 की प्री इमेज में। दैट मीन जो 1 की प्री इमेज का सेट आएगा वो क्या आ जाएगा? 1 की प्री इमेज का जो सेट आएगा वो क्या आ जाएगा? 2n पाई आइटा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आ जाएगा 1 की प्री इमेज का सेट। हाँ जी बताओ, 1 की प्री इमेज का सेट यही आएगा ना? अब देखो 1 जो था वो बाउंडेड था, कोडोमेन से बाउंडेड सेट उठाया, उसकी प्री इमेज कैसी आई? अनबाउंडेड आई। दैट मीन नॉन कांस्टेंट के केस में भी आपका ये फंक्शन पलटी मार गया।
इस एग्जाम्पल में इसने ये बात गलत कर दी कि इधर से बाउंडेड पकड़ा, इधर बाउंडेड आना ज़रूरी। अगर आपने इधर से बाउंडेड पकड़ा तो इधर बाउंडेड आना कोई ज़रूरी नहीं है इस एग्जाम्पल के कारण। एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई जेड के, जो हमने एग्जाम्पल लिया। अब अगर मैं किसी में अगर एग्जाम्पल चेंज कर दूँ से एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड, सिंपल सा ये जेड ले लूँ। अब ये बताओ क्या इस केस में इधर से कोई बाउंडेड सेट उठाऊं, उसकी प्री इमेज का सेट बाउंडेड आएगा? अगर मैं इधर से कोई बाउंडेड सेट उठाऊं, उसकी प्री इमेज का जो सेट होगा वो बाउंडेड आएगा क्या इस केस में? एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड के केस में, इस केस में आ जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। अगर पीरियोडिक नहीं है तो एक एलिमेंट पकड़ोगे, एक पे ही जाएगा, यूनिक जाएगा। सो दैट मीन इधर से कोई बाउंडेड सेट उठाओगे, अगर इधर से कोई बाउंडेड सेट उठाओगे तो उसकी जो प्री इमेज होगी, प्री इमेज का सेट भी बाउंडेड होगा। ये बात हमें यहाँ से पता चल रही है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि अगर फंक्शन था कांस्टेंट तो उस केस में पक्का ही अनबाउंडेड आएगी। अगर फंक्शन हुआ नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन, तो बाउंडेड सेट की प्री इमेज का सेट बाउंडेड कब होगा? जब फंक्शन पीरियोडिक नहीं हो। अगर फंक्शन पीरियोडिक नहीं है तो पक्की बात है कि बाउंडेड की प्री इमेज बाउंडेड आएगी। अगर फंक्शन पीरियोडिक हो गया तब बाउंडेड की प्री इमेज क्या आ जाएगी? अनबाउंडेड आ जाएगी। ये बात हमें यहाँ से पता चली। क्लियर है सभी को? हाँ जी बताओ, क्लियर है सभी को इतना? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ओपन मैपिंग थ्योरम। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।